हाय, आई एम एडवोकेट पूजा प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, जिसको हिंदी में घरेलू हिंसा कहा जाता है। अब ये होता क्या है, कितने प्रकार हैं इसके, क्या लॉज है इससे रिलेटेड, आदमियों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉ क्या अलग अलग है आदमियों के लिए और औरतों के लिए? हाँ, व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक crime, there is a specific law to protect women from domestic violence act. अब कुछ आदमियों को लगेगा कि ऐसा क्यों है, सिर्फ औरतों को ही क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और औरतों को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक लॉ में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ऐसा ऐसा क्यों है? एंड टू बी ऑनेस्ट, इवन दो आई एम अ वुमेन, आई अग्री विद दैट पॉइंट दैट laws should not be gender specific, that laws should be gender neutral. And any act, any violence perpetrated against men or women is reprehensible and should not go unpunished. तो उसका रीज़न क्या है? तो ज़्यादातर जो क्राइम होता है औरतों के अगेंस्ट, सबसे ज़्यादा उसमें डोमेस्टिक वायलेंस होता है। दैट इज़ इन इंडिया 85% ऑफ women are victims of domestic violence, and that is the fact, that is the truth. I know the number is very huge, but इसी रीज़न की वजह से एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट द लॉ शुड नॉट बी जेंडर स्पेसिफिक, इट शुड इंक्लूड बोथ जेंडर्स, और एक्चुअली लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ऑल जेंडर्स। बट क्या करें, स्पेसिफिक लॉ है तो उस बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो जो स्पेसिफिक लॉ मैंने बताया है उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2006। आई नो इट्स अ ह्यूज नेम, तो इसको शॉर्ट में जो वकील लोग हैं उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या डीवी एक्ट बुलाते हैं, तो मैं इस वीडियो में डीवी एक्ट ही बोलूँगी। तो डीवी एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। फर्स्ट इज़ फिजिकल अब्यूज़, सेकेंड इज़ इमोशनल और वर्बल अब्यूज़, थर्ड इज़ सेक्शुअल अब्यूज़ एंड फोर्थ इज़ इकोनॉमिक अब्यूज़। तो फर्स्ट इज़ फिज़िकल अब्यूज़। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, टॉक्स अबाउट एनी काइंड ऑफ फिज़िकल अटैक, कोई मार पिटाई हो रही है, थप्पड़ मारा जा रहा है और बर्न इंजरीज और धक्का दिया जा रहा है, नोचा जा रहा है, किसी भी तरीके से फिज़िकल वे में अब्यूज़ किया जा रहा है एक औरत को, तो वो फिज़िकल अब्यूज़ में आता है। दूसरा है इमोशनल और वर्बल अब्यूज़। अब इसमें क्या है, इसमें हो सकता है गाली गलौज हो रही है, डिसरिस्पेक्टफुली बात किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, इस तरीके से मार पिटाई के अलावा बातों से या इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है, तो उसको इमोशनल या वर्बल अब्यूज़ में माना जाएगा। तीसरा है सेक्शुअल अब्यूज़। सो एनी पर्सन हु इज़ एंगेजिंग इन सेक्शुअल इंटरकोर्स। अब दो अडल्ट हैं मान लीजिए, तो दोनों का कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ द वुमन हैज़न्ट गिवन कंसेंट, इट बिकम्स सेक्शुअल अब्यूज़ अंडर डीवी एक्ट। मतलब उसकी मर्ज़ी के बिना उसके साथ एक सेक्शुअल एक्टिविटी में एंगेज कर रहा है उसका हस्बैंड या उसका लिव इन पार्टनर, तो उसको सेक्शुअल अब्यूज़ माना जाएगा। चौथा है इकोनॉमिक अब्यूज़। अब इकोनॉमिक अब्यूज़ क्या होता है? नाउ देयर आर मेनी वुमेन हु आर वर्किंग नाउअडेज, सो दे हैव द सैलरी, राइट? So sometimes what happens is the husband is the one who handles her bank account or debit card or credit card. Any kind of financial decision is taken by the husband. तो उसको economic abuse माना जाता है। अब हमें समझना है कि domestic relationship क्या होता है। Now according to this act, any woman, कोई भी औरत एक domestic relationship में है किसी के साथ और वो घरेलू हिंसा की शिकार है, तो वो औरत इस एक्ट के अंदर केस फाइल कर सकती है। तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है? तो इट कैन बी रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, और इट कैन बी अ रिलेशनशिप बिटवीन लिव इन पार्टनर्स। अब नेक्स्ट हो सकता है माँ और बेटा एक साथ रह रहे हैं और जो बेटा है वो उनको फिज़िकली अटैक कर रहा है या इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है या इकोनॉमिक अब्यूज़ कर रहा है, तो माँ भी अपने बेटे के खिलाफ इस एक्ट के अंदर केस कर सकती है। अब हो सकता है कि भाई बहन एक साथ रह रहे हो, राइट? तो अगर जो भाई है वो अपनी बहन को फिज़िकली अब्यूज़ कर रहा है, इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है या इकोनॉमिकली अब्यूज़ कर रहा है, तो वो जो बहन है वो भी इस एक्ट के अंदर केस कर सकती है। आई होप आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप समझ आ गया हो। सो टू रिकैप,
a wife, a live-in partner, a sister or a mother can file a domestic violence case under this act. Now the biggest misconception that many of us Indians have is that कि जो कोर्ट है वो बहुत ही लाइक स्लो है, मतलब चक्कर काटने पड़ेंगे, पता नहीं कहाँ मत्था मारना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा. सो वी विल नॉट गो टू द कोर्ट. पुलिस से डर लगता है, कोर्ट से डर लगता है, जज साहब से डर लगता है, वकीलों के पास जाना अच्छा नहीं लगता उनको. तो ऐसे बहुत सारे नोशंस है लोगों को. एंड देयर इज़ a grain of truth to that कि sometimes the justice is delayed. बट इस एक्ट की खासियत ये है कि अगर आपने कंप्लेंट दी है जज साहब को तो within 3 days he is supposed to give you your first hearing. मतलब 3 दिन के अंदर अंदर पहली सुनवाई होती है. एंड another good that comes out of this act is that you can also get ex parte order. Now what is ex parte order? मान लीजिए कि एक लेडी है जो वाइफ है, उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है मजिस्ट्रेट साहब को. नाउ मजिस्ट्रेट विल सी कि उनके पास आएगा कंप्लेंट, वो आपको विथिन 3 days फर्स्ट हियरिंग की डेट देंगे. और क्या करेंगे, जो आपके हस्बैंड है या हस्बैंड के फैमिली वाले हैं उनको भी आने को बोलेंगे उस डेट को. अब हो सकता है कि हस्बैंड या उनके फैमिली वाले ना आए, राइट. तो उस केस में अगर जज साहब को लगता है कि आपके कंप्लेंट में मेरिट है, मतलब जो आपका कंप्लेंट है और जो सबूत है वो देखकर अगर जज साहब को लगता है, प्राइमा फेसी लगता है कि उसमें सच्चाई है, तो वो आपके फेवर में ऑर्डर दे देंगे विदाउट लिसनिंग टू योर हस्बैंड. ये कौन कौन से ऑर्डर्स है? 5 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी थोड़ा आगे जाके. उससे पहले 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ. कुछ लोगों को होता है पुलिस वालों के पास जाने में डर लगता है, या वकीलों के पास जाने में उनको पता नहीं होता कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है. दैट कैन हैपन. सो अंडर दिस एक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. आपके डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे जो आपकी कंप्लेंट सुनेंगे और आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको अपना नाम, पता या जो घरेलू हिंसा की इंसिडेंट्स हुई हैं वो उसमें आपको लिखना पड़ेगा. अगर आपको लिखना नहीं आता है तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो खुद फॉर्म फिल करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर्स. आपको क्या ऑर्डर्स आपके फेवर में जो जज साहब है वो दे सकते हैं. तो सेक्शन 18 ऑफ डीवी एक्ट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑर्डर. नाउ प्रोटेक्शन ऑर्डर का मैं कुछ एग्जांपल आपको देती हूँ. जो जज साहब है वो ये ऑर्डर कर सकते हैं हस्बैंड को कि आप अब से घरेलू हिंसा नहीं करेंगे. हो सकता है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है क्योंकि घरेलू हिंसा हो रहा है, वो अपने मायके जाके रह रही है. तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है हस्बैंड को कि वो जहाँ पे महिला रह रही है वहाँ जाके उनको तंग ना करे, जहाँ पे वो काम करती है वहाँ जाके उनको तंग ना करे, जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में जाके बच्चों को तंग ना करे. ऐसे ऑर्डर्स मिल सकते हैं. तीसरा, कोर्ट कह सकता है कि जो महिला है उनको किसी भी तरीके से कांटेक्ट ना किया जाए. चौथा, जो महिला के बैंक अकाउंट है या एटीएम कार्ड्स हैं उनका उपयोग हस्बैंड ना करे. तो ऐसे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो जज साहब है वो आपको दे सकते हैं. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डर दैट इज़ रेसिडेंस ऑर्डर, सेक्शन 19 में दिया है. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि जो महिला है वो अपने खुद के घर मायके ना जा सके, या जो उनके खुद के घर वाले हैं वो उनको एक्सेप्ट ना करें. ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे सोसाइटी में. तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी महिलाओं को बचाने के लिए कोर्ट क्या करता है, हस्बैंड को बोलता है कि जो महिला है उनके लिए अलग घर सेट करे, या फिर जो जिस घर में वो रह रही है अभी अपने हस्बैंड के साथ उसमें उनके लिए जो महिला अलग से कोई रूम या एरिया डेसिग्नेट किया जाए और वहाँ पे हस्बैंड उनको आके तंग ना करे, या फिर महिला के लिए दूसरा घर ढूंढा जाए और उसका जो रेंट है वो हस्बैंड पे करेंगे. ये सब है रेसिडेंस ऑर्डर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ ऑर्डर विच इज़ मॉनेटरी रिलीफ, या फिर कॉमन पार्लेंस में उसको मेंटेनेंस कहा जाता है. सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस में ही नहीं, सीआरपीसी में भी सेक्शन 125 टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस. बट लेट्स फोकस ऑन डीवी एक्ट का मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20. अब ऐसा हो सकता है कि जो महिला है उनकी जॉब नहीं है या कोई इनकम नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि उनके कुछ हेल्थ एक्सपेंसेस हो, या फिर ये जो केस चल रहा है उसी के लीगल फ़ीस हो, लॉयर की फ़ीस हो या कोर्ट फीस हो, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है हस्बैंड जो है मेंटेनेंस दे. नाउ फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्डर
दैट इज़ कस्टडी ऑर्डर। हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो उसकी जो कस्टडी है वो जो महिला है उनको ग्रांट की जाए, वो इस ऑर्डर में दिया गया है। एंड द लास्ट 5th टाइप ऑफ ऑर्डर इज़ कॉम्पनसेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट। ये मेंटेनेंस से अलग है। जो महिला है जिन्होंने घरेलू हिंसा सही है, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, उनकी अगर फिज़िकल अटैक की वजह से कोई इंजरीज है या कुछ मेंटल इंस्टेबिलिटी आ गई है, उन सब को कॉम्पनसेट करने के लिए थोड़ा सा जो रकम है वो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, हस्बैंड को बोल सकता है कि पे करे महिला को। तो ये बहुत छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना मोटा मोटा था मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन। नाउ मेन कैन बी विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। कैन दे बी? येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ऐसा नहीं है ना कि सारे क्राइम्स जो हैं आदमी लोग ही करते हैं, औरतें भी करती है, ऐसी बात नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में आदमियों को बचाने के लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं है, बट देर आर अदर ऑल्टरनेट रिकोर्सेस। तो उसके बारे में हम जानते हैं। अगर कोई हस्बैंड है हु इज़ गोइंग थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस और एनी काइंड ऑफ इमोशनल, वर्बल और मेंटल अब्यूज़, हो सकता है कि जो वाइफ है वो, हस्बैंड आते हैं जॉब करके और बस शुरू हो जाती है ताना मारने, गाली गलौज करती है। ऐसी औरतें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको प्रोटेक्शन इस एक्ट में नहीं मिलेगा। आपके पास जो रिकोर्स है वो ये है कि आप डिवोर्स के बारे में सोच सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिजिकल वायलेंस। हो सकता है कि वाइफ आपको क्या बोलते हैं, बर्तन उठा के मारती हो, या फिर अपने भाइयों से या फिर रिश्तेदारों से आपको पिटवाती हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ बोलती हो अगर ऐसा नहीं किया आपने तो मैं क्या बोलते हैं सुसाइड कर लूँगी। तो अगर ऐसी हरकतें अगर आपकी वाइफ कर रही है तो आपके पास रिकोर्स है FIR करवाने का। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोल के एक सेक्शन है IPC में, आप पुलिस के पास जा सकते हैं और बता सकते हैं कि वाइफ या वाइफ के रिश्तेदार जो हैं वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने बात किया कि औरतों के पास क्या रिकोर्स है और आदमियों के पास क्या रिकोर्स है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सबूत क्या होता है, एविडेंस क्या होता है इन केसेस में। तो आजकल तो बहुत इजी है एविडेंस कलेक्ट करना, फ़ोन में ही एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। फ़ोटो यू कैन टेक वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आप रख सकते हैं आपके पास। अगर मार पिटाई होती है और क्या बोलते हैं आपके फेस पे, हाथ पे, पैर पे निशान है, उसके फ़ोटो लेके रख सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाके सर्टिफिकेट लिखवा सकते हैं। तो ये सब जो है फिज़िकल प्रूफ होना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वॉज सम हेल्प टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कुछ भी पूछना हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो आपको और भी देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास जो छोटी सी घंटी की जो आइकन है वो भी दबाइए।